Hope all of you will be safe and healthy at home. Now, I am Renu Meena from Government PG College, Jhalawad. In our BSc Part 3rd class, today we will study about embryonic induction of paper 3rd. Embryonic induction. The embryonic induction is a morphogenetic effect by which one embryonic tissue transmits a chemical stimuli that influences another embryonic part to produce a structure that otherwise would not come into existence. Types of embryonic induction. Embryonic inductions are two types. First one is endogenous induction. Here, blastomeres cells of early gastrula stage secretes induction stimuli which caused cell differentiation. Examples: formation of notochord cell, coda mesoderm, form yolk-laden mesodermal cells in dorsal lip of newt embryo. Primitive node cells form coda mesoderm in human embryo. Now, exogenous induction. Here in exogenous induction, blastomere cells of gastrula stage secretes induction stimuli which cause organogenesis in rest of the blastomere. Example: formation of neural plate by inductor stimuli secreted by coda mesoderm. And exogenous induction may be homotypic or heterotypic. Here, homotypic induction. Induction stimuli secreted by blastomere cells of gastrula stage cause differentiation of same type of organ. Example: neural inductor stimuli secreted by neural plate cause formation of neural tube and nervous system. Heterotypic induction. Induction stimuli secreted by blastomere cells of gastrula stage cause formation different type of organ. Example: formation of complete embryo from inductor stimuli of coda mesoderm. तो हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है अंडे में तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है. डिफ्रेंशिएशन के जस्ट बाद क्लीवेज की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है. परिणाम स्वरूप एक अंडे में कई कोशिका समूह बनते हैं. तो विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह टोपोजेनेटिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपनी अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति पर जम जाते हैं. ये विभिन्न प्रकार के कोशिकीय समूह आगे के परिवर्तन काल में अन्य कोशिकाओं को अपने साथ मिलाकर विशिष्ट अंग विन्यासित के लिए प्रेरित करते हैं. एक कोशिकीय समूह का दूसरे कोशिकीय समूह को अपने समान उत्तक विन्यासित के लिए प्रेरित करने की अभिक्रिया को हम इंडक्शन कहते हैं. एम्ब्रायोनिक इंडक्शन को सबसे अच्छे ढंग से हम स्पीमैन के प्रयोग द्वारा समझते हैं. तो स्पीमैन ने जो पहला प्रयोग किया उसमें हम देखते हैं स्पीमैन ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें उसने अंड को बेबी के बाल से इस प्रकार बांध दिया कि केंद्रक एक भाग की ओर उपस्थित रहे, वो दूसरा भाग केंद्रक रहित रहे. जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, एक भाग में केंद्रक है और दूसरा भाग केंद्रक रहित है. दोनों के मध्य कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए संकड़ा सा क्षेत्र रखा गया है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कोशिका द्रव्य के आदान प्रदान के लिए रखा गया है. केंद्रक सहित वाला भाग विदलन में जाता है, वह केंद्रक रहित वाला भाग विदलन में नहीं जाता. 16 कोशिका अवस्था में केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य द्वारा केंद्रक रहित भाग में जाता है. अब दोनों भाग में विदलन प्रारंभ होता है एवं परिवर्धन जारी रहता है. कुछ समय पश्चात दोनों भागों को अलग अलग कर दें तो दोनों ही भाग पूर्ण लार्वा में परिवर्तित होते हैं. जैसा कि प्रयोग में हमने देखा है, एक भाग केंद्रक वाला है, दूसरा भाग केंद्रक रहित है. लेकिन क्लीवेज के बाद और जैसे ही डेवलपमेंट प्रोसीड करता है उसके बाद दोनों भाग अलग अलग करने पर पूर्ण लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं. ये स्पीमैन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है. नाउ स्पीमैन का दूसरा एक्सपेरिमेंट. स्पीमैन ने दूसरे प्रयोग में न्यूट अंडे को इस प्रकार बांधा कि वह सक्रिय ध्रुव व अक्रिय ध्रुव में विभेदित हो जाए. ग्रे क्रेसेंट को सक्रिय ध्रुव की ओर रखा. धूसर अर्धेंदु वाले भाग से सामान्य भ्रूण परिवर्तित होता है, वह अक्रिय ध्रुव अविभेदित कोशिका समूह में परिवर्तित होता है.
इस कोशिका समूह को बुस्टुक कहा गया है, जिसको जर्मन भाषा में अर्थ बेली पीस होता है। इसमें यकृत, फुफ्फुस, आंत्र व अन्य उद्गुही अंगों के परिवर्धन के लिए पदार्थ होता है, परंतु कंकाल तंत्र को निर्माण करने वाला पदार्थ इसमें नहीं होता है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूजन इससे आता है कि यकृत, फुफ्फुस, आंत्र व उदयगुही अंगों के परिवर्तन इससे होता है, परंतु कंकाल तंत्र का निर्माण करने वाले पदार्थ इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। इस प्रयोग में ग्रे क्रेसेंट के कोरक भवन व गेस्टुला भवन में महत्व का अध्ययन किया गया है। धूसर अर्धेंदु प्रारंभिक गेस्टुला में ब्लास्टोपोर का पृष्ठ होठ हटा दिया गया है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। देखा गया है कि प्रारंभिक गेस्टुला आगे परिवर्तित नहीं होता है। स्पीमैन ने पृष्ठ होस्ट को दूसरे गेस्टुला में रोपित कर दिया। ग्राफ्ट परपोषी भ्रूण में अंतर्वलन में जाता है व द्वितीयक भ्रूण का निर्माण होता है। यह द्वितीयक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात सभी अंग इसमें उपस्थित होते हैं। कलम स्वयं विभेदित कर उन संरचनाओं को बनाता है जो सामान्य स्थिति में बनते हैं। कलम में पास उपस्थित परपोषी के उत्तक को प्रेरित भ्रूण को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। देखिए डायग्राम में इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में कोरक भवन व गेस्टुला भवन के महत्व को बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंडे के परिवर्धन काल में एक प्रकार के कोशिकीय समूह का अन्य समूह का प्रेरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तक संगठन एवं भ्रूण की अंग विन्यास अभिक्रिया होती है। अंडे में होने वाली इस प्रकार के कोशिकीय अथवा उत्तकीय प्रेरण को एम्ब्रायोनिक इंडक्शन कहते हैं।